अध्याय 11 एन ओसीडी पेशेंट्स डायरी ऑफ 4 स्टेप सेल्फ ट्रीटमेंट। एक ओसीडी पेशेंट की 4 स्टेप सेल्फ ट्रीटमेंट डायरी। ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स से थोड़ा अलग है। यहाँ किताब थियरी को फिर से समझाने के बजाय एक पेशेंट के ट्रीटमेंट नोट्स के जरिए दिखाती है कि 4 स्टेप मेथड को वास्तविक ओसीडी सिम्टम्स पर कैसे लागू किया जा सकता है। किताब खुद स्पष्ट करती है कि यह केवल एक एग्जाम्पल है, हर व्यक्ति का ओसीडी पैटर्न अलग हो सकता है। 1. शुरुआत, एंडलेस लूप को तोड़ना। डायरी की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से होती है। ब्रेक द एंडलेस लूप, यानी ओसीडी थॉट एंजाइटी कंपल्शन टेम्पररी रिलीफ फिर ओसीडी थॉट। इस लूप को ऑटोमेटिक तरीके से चलने देने के बजाय पेशेंट 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करता है। 2. स्टेप 1 रिलेबल। पेशेंट सबसे पहले ओसीडी के आने वाले अनुभव को उसके सही नाम से पहचानता है। वो अपने थॉट्स को अलग अलग कैटेगरीज में पहचानता है। ऑब्सेसिव थॉट, ऑब्सेसिव आइडिया, ऑब्सेसिव फ्रेज, ऑब्सेसिव वर्ड, ऑब्सेसिव इमेज और ओसीडी के अलग अलग थीम्स भी पहचानता है। वायलेंट सेक्सुअल कंटामिनेशन, ब्लास्फेमी, लव्ड वंस, सेल्फ पनिशमेंट, बैड पर्सन, परफेक्शन, व्हाट इफ। रीअश्योरेंस की जरूरत, यानी थॉट को सिंपली मेरा थॉट न कहकर ये ओसीडी ऑब्सेशन है कहना है। 3. मेंटल कंपल्शंस भी पहचानना। डायरी में एक महत्वपूर्ण बात है, कंपल्शन हमेशा दिखाई नहीं देता। पेशेंट मेंटल कंपल्शंस भी पहचानता है। राइट फीलिंग पाने की कोशिश, थॉट को नेगेट करना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना, रूमिनेशन, काउंटिंग और विजिबल कंपल्शंस, कन्फेस करना, रीअश्योरेंस लेना, टैपिंग आदि। इसका मतलब सिर्फ हाथ धोना या चेकिंग ही कंपल्शन नहीं है। दिमाग के अंदर चलने वाली रिपेटिटिव रिस्पॉन्स भी कंपल्शन हो सकती है। 4. स्टेप 2 REATTRIBUTE। अब पेशेंट खुद को याद दिलाता है। इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। किताब ओसीडी को मेडिकल कंडीशन, ब्रेन बेस्ड प्रॉब्लम, फॉल्स मैसेज, स्टक गियर जैसी लैंग्वेज में समझाती है। इसका उद्देश्य है ये थॉट इतना पावरफुल क्यों लग रहा है का जवाब समझना, यानी क्योंकि यह इतना मीनिंगफुल है की जगह क्योंकि ओसीडी इसे अनयूजुअली पावरफुल बना रहा है। 5. एंटिसिपेट। डायरी में रिएट्रिब्यूट के साथ पहला ए आता है। एंटिसिपेट अर्थ मुझे पता है ओसीडी फिर आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। इससे थॉट आने पर व्यक्ति सरप्राइज नहीं होता, वो पहले से जानता है। ये फेमिलियर ओसीडी पैटर्न है। 6. एक्सेप्ट। दूसरा ए एक्सेप्ट। यहां एक्सेप्टेंस का अर्थ यह नहीं कि मुझे ओसीडी अच्छा लगता है, बल्कि ये फीलिंग अभी मौजूद है, लेकिन मुझे इसके लिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। किताब के अनुसार थॉट का होना व्यक्ति की इच्छा या कैरेक्टर का प्रमाण नहीं है। 7. स्टेप 3 रीफोकस। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, डू अनदर बिहेवियर। ओसीडी, ये करो। पेशेंट, मैं इस अर्ज को ओसीडी के रूप में पहचानता हूं और अब दूसरा काम करूंगा। किताब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के उदाहरण देती है। वॉक, एक्सरसाइज, म्यूजिक, रीडिंग, कंप्यूटर गेम, निटिंग, बास्केटबॉल। मुख्य बात एक्टिविटी का नाम नहीं है, मुख्य बात है ओसीडी के आदेश की जगह दूसरा बिहेवियर चुनना। 8. फीलिंग के खत्म होने का इंतजार मत करो। ये डायरी का बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। पेशेंट को यह नहीं करना पहले ओसीडी फीलिंग चली जाए फिर मैं अपना काम करूंगा, बल्कि ओसीडी फीलिंग अभी है फिर भी मैं अपना काम करूंगा। किताब कहती है कि शुरुआत में अनकंफर्टेबल फीलिंग कुछ समय तक बनी रह सकती है, फिर भी व्यक्ति अपनी डिसीजन मेकिंग पावर वापस ले सकता है। 9. द 15-मिनट रूल। अब डायरी की सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक, 15-मिनट रूल। जब कंपल्शन की अर्ज आए तुरंत मत करो, कम से कम लगभग 15 मिनट डिले करने की कोशिश करो। अगर अर्ज बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो शुरुआत 5 मिनट से भी हो सकती है, लेकिन ये 15 मिनट केवल बैठकर इंतजार करने के लिए नहीं है। इनमें रिलेबल, रिएट्रिब्यूट, रीफोकस करना है। 10. 15 मिनट में क्या ऑब्जर्व करना है। समय पूरा होने पर खुद से पूछना है, क्या अर्ज की इंटेंसिटी में कोई बदलाव आया। मान लो पहले 90/100 फिर 80/100। तो किताब के अनुसार यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सीख रहे हैं अर्ज फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकती है। प्रैक्टिस के साथ 15 मिनट
20 मिनट, 30 मिनट और अधिक हो सकते हैं 11, लेकिन अर्ज कम ना हो तो ये भी महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि कभी कभी अर्ज बहुत कम नहीं होगी, फिर भी प्रैक्टिस का फायदा है। मैं अर्ज के बावजूद अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकता हूं। यानी सफलता का एक हिस्सा अर्ज का कम होना और उससे भी महत्वपूर्ण हिस्सा आपका बिहेवियर ओसीडी के कंट्रोल में न जाना। 12, अगर कंपल्शन हो ही जाए। किताब यहां बहुत प्रैक्टिकल है। मान लो आपने डिले किया, रीफोकस की कोशिश की, लेकिन अंत में कंपल्शन कर दिया, तो क्रॉस मार्क खुद को गाली नहीं देनी। क्रॉस मार्क, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, नहीं, बल्कि इस बार ओसीडी जीत गया, अगली बार मैं ज्यादा देर वेट करूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात, कंपल्शन को भी पहचानना सीखना ट्रीटमेंट का हिस्सा है। यानी मैंने अभी यह कंपल्शन किया, यह अवेयरनेस भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। 13, चेकिंग के लिए एक विशेष तरीका। अगर किसी को डॉट चेकिंग ओसीडी है तो किताब एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताती है। पहली बार डोर लॉक करते समय बहुत ध्यान से लॉक करो। मेंटल नोट, डोर लॉक्ड है, मैं देख रहा हूं कि डोर लॉक्ड है। इससे एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनती है। बाद में ओसीडी कहे शायद डोर लॉक नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये चेकिंग ऑब्सेशन है। और फिर इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी और रीफोकस। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य बार बार परफेक्ट मेमोरी बनाना या सर्टेनिटी हासिल करना नहीं, बल्कि इनिशियल एक्शन को माइंडफुल बनाकर रिपीटेड चेकिंग को कम करना है। 14, बिहेवियर थेरेपी जर्नल। किताब जर्नल रखने की सलाह देती है, लेकिन इसमें एक खास बात है, केवल सक्सेसेस लिखो, फेलियर की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। उदाहरण, आज का सक्सेस, चेकिंग अर्ज आए, मैंने 15 मिनट डिले किया और वॉक पर चला गया। अगले दिन कंटामिनेशन थॉट आया, मैंने रिचुअल नहीं किया और अपना काम जारी रखा। इससे समय के साथ एक रिकॉर्ड बनता है, मैं ये कर सकता हूं। 15, प्ले ऑफ द डे। किताब एक सिंपल आइडिया देती है, हर दिन अपनी एक छोटी सक्सेस लिखो, इसे प्ले ऑफ द डे कहा गया है। उदाहरण, आज की जीत, मैंने रीअश्योरेंस लेने की अर्ज को 10 मिनट डिले किया। छोटी जीत भी रिकॉर्ड करने का उद्देश्य है सेल्फ एस्टीम बढ़ाना। 16, स्टेप 4, रिवैल्यू। अब अंतिम स्टेप आता है। पहले 3 स्टेप्स की लगातार प्रैक्टिस से धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है। ये थॉट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ओसीडी मुझे महसूस करा रहा है। यानी ओसीडी थॉट अर्ज की वैल्यू कम होने लगती है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये ओसीडी है, और फिर इस पर अटेंशन देना जरूरी नहीं। 17, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर रिवैल्यू में किताब फिर से इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की बात करती है। आप अपने आप को बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर कौन सा अर्ज है, क्या मैं ओसीडी के अनुसार चल रहा हूं या अपनी चॉइस से। यानी आप अपने थॉट्स और एक्शंस के विटनेस बनते हैं। 18, वूज इन चार्ज। किताब इसे एक बहुत पावरफुल सवाल में बदल देती है। वूज इन चार्ज है, यू और ओसीडी। यही 4 स्टेप्स की पूरी लड़ाई है। पहले ओसीडी आदेश, आप अबे धीरे धीरे। ओसीडी मैसेज, आप ऑब्जर्व, आप डिसाइड। 19, ऑब्सेशन के लिए 15 मिनट भी जरूरी नहीं। कंपल्शन के लिए किताब 15 मिनट डिले को प्रमुखता देती है, लेकिन इंट्रूसिव ऑब्सेशन के लिए वह कहती है कि डिले बहुत छोटा भी हो सकता है, 1 मिनट या 15 सेकंड्स, क्योंकि उद्देश्य थॉट को घंटों एनालाइज करना नहीं है। थॉट आया, ये ओसीडी है, इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं। अब नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट बिहेवियर। 20, मार्शल आर्ट्स वाला उदाहरण। किताब रीफोकसिंग को मार्शल आर्ट से कंपेयर करती है। अगर आप ओसीडी थॉट के सामने खड़े होकर मैं इसे दिमाग से निकालकर ही रहूंगा कहकर सीधे उससे लड़ते रहेंगे, तो आप उसकी पूरी ताकत अपने ऊपर ले रहे हैं। इसके बजाय एक तरफ हटो, थॉट को आने दो, उसे रिकॉग्नाइज करो और अगले बिहेवियर की तरफ बढ़ जाओ। 21, असली लक्ष्य क्या है। किताब के अनुसार अल्टीमेट गोल केवल ओसीडी थॉट कम हो जाए नहीं है, बल्कि मैं इंट्रूसिव थॉट के बावजूद कॉन्शियसली अपना बिहेवियर चुन सकूं। फिर धीरे धीरे सेल्फ कमांड, सेल्फ एस्टीम और पर्सनल फ्रीडम बढ़ती है।
चैप्टर 11 की पूरी डायरी को एक फॉर्मूला में समझो। OCD थॉट, अर्ज, रिलेबल, ये OCD है। REATTRIBUTE। ये फॉल्स मैसेज है। एंटिसिपेट, मुझे पता था यह आएगा। एक्सेप्ट, यह मौजूद है, मुझे खुद को दोष नहीं देना। रीफोकस, मैं दूसरा बिहेवियर करूंगा। डिले, मैं अभी कंपल्शन नहीं करूंगा। रिवैल्यू, इस थॉट, अर्ज को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बिहेवियर, मैं अपनी जिंदगी जारी रखूंगा। चैप्टर 11 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, किताब का पूरा सेल्फ ट्रीटमेंट फिलॉसफी एक बहुत सरल बात में सिमट जाता है। थॉट्स और फीलिंग्स हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उनके जवाब में आप क्या करते हैं वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ सकता है। और किताब का अंतिम निष्कर्ष, OCD की फीलिंग को सच मानकर उसके पीछे मत चलो, उसे पहचानो, उसका नाम OCD रखो, उसकी मांग पर तुरंत एक्शन मत करो, अपना ध्यान दूसरे मीनिंगफुल बिहेवियर पर लगाओ, और धीरे धीरे OCD मेरी जिंदगी को चलाएगा से मैं अपनी जिंदगी खुद चलाऊंगा।